दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका पार्टिसिपेशन, लर्निंग देन अर्निंग, एजुकेशन को प्रायोरिटी देना हम सब के लिए बहुत ही सुखदायक है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे लगभग 40-50 साथी जो हैं वो ऐसे हैं, वो मीटिंग तक पहुंचने में कभी 7:15 हो जाता है उनका, कभी 7:30 हो जाता है, कभी 7:40, कभी 7:50। मतलब जूम हो गई है, उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी वो लिंक पे आए जा रहे हैं। है 7 AM। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी सभी टीममेट्स को इस बात के लिए बिल्कुल दिल से बता दीजिए कि हमारी जूम मीटिंग लेनी है तो आपको 7 बजे आना होगा। दोस्तों, हमारा 3 दिन का ये सेशन, उस पर एक हल्की सी नजर हम डालते हैं। हमने पहले दिन सीखा प्लेटफॉर्म क्या होता है, हमने जाना पहचाना प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है का मतलब होता है फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन, उस और प्रोजेक्ट का मतलब होता है उस रेलवे स्टेशन का क्यों खड़े होना वहां पे और क्यों हमारा वहां पे होना, उसकी प्रयोजना क्या है, दृष्टि क्या है, किस पर्पज के लिए हमने उस प्लेटफॉर्म को बनाया है। और जब वो समझ में आपके आ जाए तो फिर बात आती है समझ में कि प्रमोटर जो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे की कि उनका लक्ष्य क्या है, और वो दूरदर्शिता होनी चाहिए। प्रमोटर के पास जब तक दूरदर्शिता नहीं है, जब तक वो कितना भी जोखिम क्यों ना उठा ले, उसके द्वारा लिया गया जोखिम जोखिम उसके द्वारा की गई वो दूरदर्शी नहीं है तो वो फेल ही हो जाती है। हमने निवेशक के बारे में पढ़ा। निवेशक कौन होते हैं? जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सहायक कड़ी होती है, सबसे बड़ी सहायक कड़ी होती है, जिनका लक्ष्य होता है कि हम अपनी पूंजी लगाकर इस परियोजना को सफल बनाने में इस प्लेटफॉर्म की मदद करें। दोस्तों, सेकंड डे हम आगे बढ़े और हमने हमारे प्लेटफॉर्म के पहले हिस्से के बारे में स्टडी किया, ब्लॉकचेन। हमने जाना ब्लॉकचेन क्या होती है, हमने जाना ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमने जाना ब्लॉकचेन के केसेस में आज दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन और उनके साथ साथ भारत में उभरती ब्लॉकचेन जिसका नाम है ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन, हम कहेंगे दुनिया में उभरती ब्लॉकचेन, उसके साथ हमने अपना कंपैरिजन देखा। दोस्तों, हमने जाना डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है, हमने बड़े बड़े डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के नाम देखे, उसमें ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, लेजर, टोकन पॉकेट, शेपॉल, और जाना ब्लॉकिस्ता वॉलेट इन सभी प्रोजेक्ट के साथ कैसे पैरेलल खड़ा हुआ है। आज प्रोजेक्ट जब इन दो प्लेटफॉर्म को भी देखते हैं तो छोटा नजर नहीं आता, लेकिन हमारे अगले दो प्लेटफॉर्म से आप पूरा नॉलेज ले, उनके बारे में पूरी जानकारी ले, उससे पहले बहुत जरूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए। इससे पहले हम ट्रेडिंग की बात करें, हम फ्लिकिट की बात करें, इससे पहले हम एनएफटी की बात करें, एनएफटी मार्केट प्लेस की बात करें, हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्रिप्टो क्या होती है और क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। स्टोरी आपको लेके है, हमारे टीम के हर एक प्रमोटर को लेके है। ये स्टोरी अभी सभी प्रमोटर्स को ये जानकारी देने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपके पास कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, मार्केट में उसकी सेल आए इस बात की गारंटी तब तक नहीं है जब तक आप उसको स्टोरी करना, कि जब तक आपके अंदर एक परफेक्शन आए। एक दिन एक गांव में व्यापारी होता है, बहुत खुश होता है, इतना खुश होता है कि उसको लगता है शायद इस बार जो वस्तु तुम्हारे पास है, जो आविष्कार तुमने, मतलब जो हासिल आपने किया है, लगा लो हमारे प्रमोटर के लिए क्या है खजाना, उनके लिए तो एक प्लेटफॉर्म खजाना है। उनको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को तो लोग, इस आविष्कार को तो मेरे लोग तुरंत ही खरीदने आएंगे, भाग भाग के खरीदने आएंगे। लेकिन जब उसने लोगों को दिखाना शुरू किया, लोगों को उसकी चीजों को उसने बताना शुरू किया कि मेरे पास ये आविष्कार है, आप इसे ले लीजिए, तो वो निराश हुआ बहुत, क्योंकि लोगों ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन उसकी बात को सुनकर किसी प्रकार का कोई आंकलन, किसी प्रकार का उस पर कोई रिजल्ट उसको प्राप्त नहीं हुआ। लोगों ने सुनी कान लगाकर, रिजल्ट नहीं मिले। अगले दिन जब उसे अपना नुकसान हुआ, पूरा दिन बताने के बावजूद भी, और वो शांति से अपने घर पे बैठा था, थोड़ा निराश था, थोड़ा उदास था, तो उसका एक साथी उसकी
घर पर विजिट करता है और साथी ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों भाई, निराश क्यों हो? तो व्यापारी जो कि प्रमोटर के रूप में काम कर रहा था वो कहता है, मैं इतना अच्छा आविष्कार लेके, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके, क्या जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इसे लेके लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ, उन्हें क्या खरीदना चाहिए। साथी ने कहा, तो चलो शहर में घूमते हैं, लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी चीज कितनी अच्छी है और इससे क्या क्या फायदा होगा। अब बताने का तरीका थोड़ा बदल गया। ध्यान से सुनना, साथी ने क्या कहा व्यापारी से, तो चलो हम शहर में घूमते हैं और लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी चीज कितनी अच्छी है और उन्हें इससे क्या फायदा होगा। दोनों ने शहर में जाकर अपने उत्पाद के बारे में बताया। व्यापारी पहले तो साथी की प्रेरणा, जो उसके साथी ने उसको इतने अच्छे से समझाया था कि ये बताना कि चीज कितनी अच्छी और क्या क्या फायदे लोगों को होंगे, उसने अपने उस उत्पाद की, उस इन्वेंशन की, उस प्रोजेक्ट की, उस प्लेटफॉर्म की खूबियां, फायदे, लोगों की जरूरतों को पूरा करने की बात बताई। लोगों को बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आई, तो रिजल्ट आप समझ सकते हो क्या होंगे। और सभी लोगों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए उनकी ओर दौड़ लगाना आरंभ कर दिया। यहाँ एक छोटा सा फर्क हर एक प्रमोटर के लिए जानना पहचानना जरूरी है। आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कितना ही अच्छा बोलो, दुनिया से कितना ही कंपैरिजन कर लो, उसके साथ जब तक ये नहीं समझाएंगे कि आपको ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोजेक्ट, इसके साथ जुड़ने पर क्या क्या फायदे होंगे, इसको सबसे बाद में जरूर रखो, प्रेरक लाइन के रूप में रखो, बिल्कुल सिलेक्टिव लाइन के रूप में रखो कि आपको इस प्रोजेक्ट के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने पर क्या क्या फायदे होंगे। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ और साझा करता हूं, और ये मुझे लगता है सभी ने सुनी भी होगी। एक शिष्य के पास जाता है और गुरु से कहता है कि मैं अब दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। तो गुरु जी कहेंगे, क्या मैं कुछ कर दिखाऊंगा? तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है जो मैं दुनिया को कुछ कर दिखाना, तो मुझे एक बार इसके बारे में गुरु ज्ञान दो। गुरु ने उनसे बहुत सारे प्रश्न, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस रास्ते से होके जाना चाहते हैं, आपके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, और शिष्य सब उतरा। लास्ट में गुरु ने कहा, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली है, आप अपने हाथ दिखाइए। उसके बाद गुरु अपने शिष्य को बोला, हमारे हाथों में किसी प्रकार की कोई कामयाबी रेखा नहीं है। तो शिष्य ने तुरंत वहां रखी एक कलम उठाई और एक रेखा खींच ली, कहा कि अब उसके हाथ में भी सक्सेस रेखा है कि नहीं। रेखा की बात थी, रेखा खींच ली। यहाँ प्रेरणा क्या मिलती है आपको, यहाँ इस शुद्धता को समझिए। अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है, कोई महान काम आप करना चाहते हैं, अच्छा विचार और महान काम आप करना चाहते हैं, तो फिर उसी में पूरी ऊर्जा लगा दें। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा दें और वो महान कार्य करने से आपको कोई रोक दे। आप दुनिया की कितनी भी प्रेरक पुस्तकें पढ़िए, जिन लोगों ने महान कार्य किए हैं उनके महान संघर्ष को पढ़िए। जब आप महान संघर्ष को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनके भी हाथों में वो लकीर, वो रेखा नहीं थी। उनकी मेहनत के दम पे, उनकी प्रेरणाओं से, उस व्यक्ति की भावनाओं से वो रेखा वहां उत्पन्न हुई और वो कामयाब हुआ। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा फोर्थ डे है आज के सेशन का। और फोर्थ डे, ये जो 1 मंथ सेशन आपका चला हुआ है, इसमें संडे की आपकी छुट्टी रहेगी हमेशा। तो इसमें हमारा आज का मेन टॉपिक है क्रिप्टो, और क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो के बारे में इसका इतिहास। सबसे पहले तो क्रिप्टो ट्रेडिंग पे हम जाएं, इससे पहले आप समझिए क्रिप्टो क्या होती है। क्रिप्टो एक ऐसी डिजिटल नंबर है जिनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। इन डिजिटल नंबर्स को, डिजिट्स को दो रूप में देखा जाता है, एक यूटिलिटी टोकन और दूसरा इक्विटी टोकन। इक्विटी
कहते हैं। हम कह सकते हैं कि इसको कॉइन और टोकन दो रूप में देखा जाता है। कॉइन इक्विटी टोकन का दूसरा रूप है, पर्यायवाची है। और यूटिलिटी टोकन वो टोकन होता है जिसके माध्यम से आप कोई वस्तु या सेवा खरीद पाए। आओ थोड़ा सा इक्विटी टोकन को और डिटेल में समझते हैं। क्रिप्टो अमेरिकी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर इस डेफिनेशन को सबसे पहले 2020 में दिया गया कि हम आने वाले वक्त में देख रहे हैं कि दुनिया की हर एक प्रोफेशनल कंपनी, हर एक ट्रेडिशनल कंपनी, हर एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है। और इस महीने में क्रिप्टो को हम दो भागों में देखते हैं। पहला भाग है क्रिप्टो इक्विटी टोकन, जो कि कॉइन कहलाता है। इसका मतलब उस टोकन या कॉइन, इक्विटी टोकन या कॉइन की वैल्यू उसके माध्यम से यूज होने वाली टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की वैल्यू के आधार पर, की ग्रोथ के आधार पर वैल्यू एप्रिसिएशन, वैल्यू अप एंड डाउन को देखा जाएगा। जैसे बिटकॉइन को बिटकॉइन ब्लॉकचेन के साथ जोड़ दिया गया, इथेरियम को इथेरियम टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के साथ जोड़ दिया गया, बाइनेंस को, बीएनबी को बाइनेंस की ब्लॉकचेन के साथ जोड़ दिया गया, ट्रोन को ट्रोन की ब्लॉकचेन के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन ऐसे ऐसे कॉइन, ऐसे इक्विटी टोकन तो लिमिटेड है। ऐसे लाखों टोकन हैं जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उन टोकन्स को किस नाम से जाना जाए, किस आधार पे उन सभी टोकन्स को पहचाना जाए, इस पर ध्यान दिया गया। तो वे सभी टोकन जिनको टोकन के रूप में देखा जाना है, उन टोकन्स को नाम दिया गया यूटिलिटी टोकन। उन टोकन की वैल्यू इस बात पे आधारित हो कि उस टोकन के एक्सचेंज में आप क्या कार्य कर सकते हैं या क्या सर्विस ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझना, आपके पास, मान लेते एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि अपोलो टोकन है कोई। उस अपोलो टोकन को लेके अगर मेडिकल में जाते हो तो आपने एक टोकन जमा करवाया, तो इसका मतलब है आपके पास अपनी डिजीज के बारे में डॉक्टर से काउंसलिंग करने के लिए उस टोकन को एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने वो टोकन, हो सकता है पैसे दे के लिया हो सकता है वो टोकन आपके पास फ्री में आ गया हो कोई प्रमोशन के माध्यम से। लेकिन उस टोकन का बेहतरीन यूटिलाइजेशन है। जहां जहां अपोलो हॉस्पिटल आप जाएं, टोकन को रिसेप्शन पे जमा कराएं। उसकी फीस 1,000 रुपए या 2,000 रुपए जो भी लगती है, वो फीस नहीं देनी है, आपने सिर्फ टोकन देना है। अब अपोलो टोकन लोगों के पास जहां जहां होंगे, वो लोग अपने आप उस टोकन का इस्तेमाल क्या करेंगे, उनको मालूम है जब भी कोई बीमारी होगी तो कहाँ जाना है, अपोलो टोकन है तो फ्री सर्विस लेने के लिए अपोलो जाना है। इससे अपोलो को फायदा होता है कि उसकी सर्विसेज, डेडिकेटेड सर्विसेज बढ़ जाती है मार्केट में। उनको मालूम होता है जितने टोकन है उतने तो बार लोग सर्विस लेने आएंगे ही आएंगे। एक रिलायबल बिजनेस बढ़ता है। सर्विसेज में आप इसको कैसे पहचान पाए, अपोलो के माध्यम से आपने देखा। और प्रोडक्ट में कोई वस्तु बाय करने के लिए आप कैसे देख सकते हैं इस बात को, इस खूबी से भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा टोकन है जिससे उसी कंपनी का आप पेन खरीद सकते हैं। अब जितने टोकन मार्केट के अंदर है, ये उस पेन कंपनी के लिए गारंटी हो जाती है कि हमारे इतने यूजर तो पेन के मार्केट में है ही है, उन्होंने ये पेन खरीदना ही खरीदना है। तो एश्योर्ड कस्टमर रेंज क्रिएट करने के लिए, एश्योर्ड कस्टमर रेंज, चाहे वो सर्विस की हो चाहे वो प्रोडक्ट की, इस तरह के टोकन को यूटिलिटी टोकन के रूप में क्रिएट किया गया। लेकिन यूटिलिटी टोकन को यूटिलिटी टोकन के रूप में और इक्विटी टोकन को इक्विटी टोकन के रूप में, क्या आज क्रिप्टो प्रोजेक्ट करने वाले, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म चलाने वाले सभी लोग प्रमोट करते हैं? क्या हमारे निवेशक, इन्वेस्टर्स को ये शिक्षा है कि हम यूटिलिटी टोकन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इक्विटी टोकन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या इस तरह की जानकारी हमारे प्रमोटर के पास भी पूरी तरह से है? दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी आज हमारे देश में इतने बड़े स्केल पे चल रही है, अगर देखा जाए तो आपके इर्द गिर्द 10-20 प्रोजेक्ट के नाम आप लिख लीजिए, वो सब क्रिप्टो करेंसी करते हैं। वो लोग जो फोरेक्स भी करते हैं, आप फोरेक्स के पिछले 3 से 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल लीजिए, पिछले 2 साल में, 3 साल में, आप पाएंगे कि हर फोरेक्स के प्रोजेक्ट ने अपनी क्लोजिंग, अपने प्रोजेक्ट की लैंडिंग लास्ट में टोकन क्रिएट करके की है। और सभी ने लास्ट में, चाहे वो फोरेक्स हो चाहे वो क्रिप्टो, टोकन पे ही जाना है, टोकन का ही काम करना है। तो उस टोकन की सही जानकारी क्या हमारे प्रमोटर्स के पास या हमारे इन्वेस्टर्स के पास है? मैं भी नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक फोरेक्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसने अपने पूरे प्रोजेक्ट की कम्युनिटी को टोकन के ऊपर शिफ्ट किया और लोगों को ये बताया। वो बताते थे, देखो हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, दुबई में 50,000 लोगों का हमने प्रोग्राम किया है।
आज हमारे पास 5 करोड़ लोगों की कम्युनिटी जो है वर्ल्ड वाइड है, और 5 करोड़ लोग जब उन्होंने अपने टोकन को बेचना शुरू किया, जब उन्होंने वो टारगेट सेट करके दिया कि आपको शुरू में 15-15 हजार के सभी लोगों ने कॉइन खरीदने, सबके लिए कंपलसरी कर दिया वो टोकन खरीदने, फिर 1-1 लाख के टोकन खरीदने हैं। टारगेट था कि इस टोकन की वैल्यू जब ये ट्रेडेबल होगा तो दुनिया का हाईएस्ट रेट पे ट्रेड होने वाला टोकन बनेगा, क्योंकि 5 करोड़ लोगों की कम्युनिटी का होना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन आज सच्चाई आप सबके सामने है, वो टोकन धराशायी हुआ। और धराशायी होने के कारण सिर्फ यही था, बबल जैसे एक बैलून होता है, बैलून में हवा भरते जाओ, हवा भरते जाओ, हवा भरते जाओ, लास्ट में क्या होगा? उसको फूटना ही है। बिना किसी यूटिलाइजेशन के अगर किसी टोकन को बैलून की तरह बड़ा किया जाएगा, बैलून की तरह उसको दिखाया जाएगा कि ये देखो ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो धड़ाम से गिरना ही है। ये सच्चाई है किसी भी ऐसे टोकन की जिसका धरातल पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई सर्विसेज उसके बदले में नहीं ली जा सकती। ठीक इसी तरह से आप बात करो इक्विटी कॉइन की, इक्विटी टोकन की। कॉइन बनने का हक उन्हीं को है जिनके पास कम से कम कोई टेक्नोलॉजी तो होती है। अब उनको अपने कॉइन की वैल्यू नहीं बढ़ानी, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को लोगों के बीच में प्रसार प्रसार करना होता है। लोगों के बीच में उस टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है उसको लेके जाना होता है। यहां पे आप कनेक्ट करेंगे, जो पहली कहानी मैंने आपको सुनाई थी, मैंने बताया था कैसे एक व्यापारी होता है, उस व्यापारी के पास एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, वो बेचने के लिए निकलता है, अपने प्रोडक्ट की कितनी तारीफ करता है, नहीं बिकना उसके लिए निराशाजनक हो जाता है, और फिर उसका साथी आता है और बोलता है चलो ठीक है दोबारा चलते हैं और बताते हैं बाजार को कि हमारे पास कितनी अच्छी चीज है। अब अगला जो मेरा सेंटेंस है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर, कि कितनी अच्छी चीज है और इसके क्या क्या फायदे आपको प्राप्त होंगे। ये फायदे अगर आप प्रॉपर एक नए इन्वेस्टर्स के दिल में, अपनी कम्युनिटी के दिल में उतार पाते हैं, तो समझिए इस क्रिप्टो के बारे में जो मैंने आपको शिक्षा दी वो पूर्ण होती है। थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के इतिहास के बारे में आपको पता होना चाहिए। मार्केट में ऐसे ही कोई ना बोल दें कि 2006 में मैंने बिटकॉइन खरीदा था, 2007 में मैंने बिटकॉइन खरीदा था, तो कितनी दुख की बात है। हमें मालूम होना चाहिए सही इतिहास क्या है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का इतिहास है कि 2009 में बिटकॉइन के निर्माण के साथ वास्तविक रूप में सामने आया, और इस 2009 में आई बिटकॉइन का जो पहला ट्रेड हुआ वो 2010 में हुआ, जहां दो पिज्जों के बदले में दो पिज्जा किसी ने खरीदे और 10,000 बिटकॉइन के आदान प्रदान के रूप में दर्ज किया गया। 10,000 बिटकॉइन देकर किसी एक व्यक्ति ने दो पिज्जा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खरीदे और उनको एंजॉय किया। ये पहला लेन देन का अनुभव था। जबकि क्रिप्टो ट्रेडिंग का इतिहास और भी देखेंगे तो ये 2009 से तो स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका इतिहास और भी पुराना है। जो पहली बार ये डिजिटल कैश का और कंसेप्ट का जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो 1980 के दशक में प्राप्त होता है। डेविड चाउम ने ई कैश जैसी शुरुआत डिजिटल कैश तकनीक का काम जो है वो 1980 के दशक में किया था। और 1980 में जब उन्होंने किया तो वो केंद्रीकृत था, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के रूप में उसने बनाया था। और 1990 के दशक में एक क्रिप्टोग्राफर सिंधिया डावक और मनी नोवर ने कंप्यूटेशनल पहेलियों के समाधान के मूल का विचार प्रस्तावित किया। एक ऐसा कि कंप्यूटर कंप्यूटर के माध्यम से कुछ पहेलियों को सोल्व किया जाए और उसके आधार पे कुछ डिजिटल डिजिट का जो बेनिफिट है वो लोगों को दिया जाए। एडम बैक ने 1997 में स्पैम निमंत्रण के लिए प्रूफ ऑफ वर्क, स्पैम जो ये मेल में स्पैम आते हैं इनके नियंत्रण के लिए, इन पे कंट्रोल करने के लिए भी स्पैम ना आए किसी प्रकार का हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो एक प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम विकसित किया जो बाद में क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल हुआ। प्रूफ ऑफ वर्क को आज आप देख सकते हैं, ऐसे ही प्रूफ ऑफ स्टेक बनाया गया, जिस प्रूफ ऑफ स्टेक के माध्यम से कोई भी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की जाती है। और इन्हीं जो ये 1980 के दशक में डेविड चाउन ने सेंट्रलाइज कैश की जो थ्योरी दी थी, और 1990 के दशक में क्रिप्टोग्राफर सिंधिया डावर्क और मोनी नावर ने जो पहेलियों के समाधान के साथ डिजिटल डिजिट देने की थ्योरी की थी,
प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम के अंतर्गत इन दोनों को मिला के बिटकॉइन का जन्म हुआ। क्रिप्टोग्राफर नाम था जिस व्यक्ति का, तो उसने क्रिप्टोग्राफी की थ्योरी दी थी, तो वहां से क्रिप्टो को पिक किया गया। और करेंसी इसलिए क्योंकि 1980 के दशक में डेविड चाउ ने ई कैश की तकनीक जो तैयार की थी, वहीं उसने उसको करेंसी का ई कैश का नाम दिया था, ई करेंसी का नाम दिया था। तो इस तरह से इसका नाम निर्धारित हुआ, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मतलब क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज से उठाया गया क्रिप्टो, और करेंसी मतलब ये करेंसी की तरह इस्तेमाल की जा सकेंगी वस्तु और सेवाओं के बदले में लेन देन के लिए, तो ये क्रिप्टो करेंसी बनी। लेकिन आप सभी जानते हैं वस्तुओं की आवश्यकताओं के लिए तो लोगों को बहुत बाद में चीज समझ में आती है, लोगों को बहुत बाद में पता चलता है, लोगों को बाद में समझ में आया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। और अभी भी बहुत सी सरकारें और कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये समझना अभी बाकी है कि ब्लॉकचेन के क्या फायदे उनके लिए जीवन में होने वाले हैं। और वो जब तक ब्लॉकचेन के फायदों पे पहुंचेंगे, ब्लॉकचेन के इस्तेमाल पे पहुंचेंगे, जब तक तो इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग समझ सके हैं उनके लिए, कि आओ मिलके इस डिजिटल करेंसी के माध्यम से बड़े प्रॉफिट किए जाए। दोस्तों, बिटकॉइन का जन्म आप सभी को बात अच्छे से पता है कि 2009 में हुआ। पहला सफल लेन देन जो है वो संतासी नाकामोतो, जो नाम बोल देते हैं, उनके माध्यम से हुआ। लेकिन इसका जो डोमेन पंजीकृत हुआ था, मतलब ये नामकरण जो हुआ था, वो 2008 में हो चुका था। 2008 से 2009 में इसकी पहली ट्रांजैक्शन का होना, और उसके बाद 2010 में बिटकॉइन का उपयोग करके वस्तुओं की पहली बिक्री जो पिज्जा के रूप में हुई। इसके बाद बहुत से ऐसे कॉइन आए क्रिप्टो के अंदर, लाइट कॉइन, नीम कॉइन। उसके बाद इथेरियम का बाजार में आना, और इथेरियम का एक क्रांति के रूप में बाजार के अंदर आना। इथेरियम के बाद ट्रॉन, बाइनेंस, कार्डानो, सोलाना, और आज ब्लोकिस्ता ब्लॉकचेन का आपके बीच में, ब्लोकिस्ता इकोसिस्टम का आपके बीच में होना। क्रिप्टो करेंसी के पहले कदम से लेके प्रेजेंट तक जब हम आते हैं तो आपको दर्शाता है कि अब 2009 से 2008 से चली इस नॉलेज को हम 2025 में आज कहां पर लेके खड़े हैं। दोस्तों, क्रिप्टो को सिर्फ इक्विटी टोकन और यूटिलिटी टोकन तक ही सीमित नहीं किया गया, क्रिप्टो को क्रिप्टो ट्रेडिंग पे भी ले जाया गया। और आज जब हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करते हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग से अभिप्राय सिर्फ इतना है कि क्रिप्टो की ट्रेड करना? हाँ, ये बात मैं आपकी सहमत हूं इस बात से कि क्रिप्टो की ही ट्रेड करना क्रिप्टो ट्रेडिंग कहलाती है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को बहुत से देश की सरकारों द्वारा ये मान्यता दे देना कि ये एक डिजिटल एसेट्स है, जिसे मूल्यवर्धन के लिए, डिजिटल एसेट्स का मतलब आप समझते हो, एक ऐसी एसेट्स जिसकी वैल्यू भविष्य में बढ़ने की संभावना हो। लेकिन किस डिजिटल एसेट्स की वैल्यू भविष्य में बढ़ेगी जिसका उपयोग बार बार होगा? अब ऐसे यूटिलिटी टोकन जिसको आप खरीद लो सिर्फ ये सोच के कि लिमिटेड सप्लाई है, अब वैल्यू बढ़ने का कारण जरूर जानो। अगर वैल्यू बढ़ने के कारण आपके पास नहीं होंगे तो फिर ऐसी कोई क्रिप्टो खरीदने का आपके लिए किसी प्रकार से कोई भी फायदा नहीं है। एक ऐसी डिजिटल संपत्ति आपके पास होनी चाहिए जिसका लेन देन सुरक्षित हो। एनक्रिप्टेड मोड में जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो अपनी सभी धारणाओं को पूरा करती हो। ऐसा नहीं हो कि कोई आप वेबसाइट पे जाके डिजिटल डिजिट परचेज कर लें। आज की इस मार्केट में जहां 2025 के, मैं जुलाई तक का जो डाटा गवर्नमेंट का अवेलेबल है अगर उसको आपके सामने रखूं, तो आज 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के करीब जो है वो ये मार्केट खड़ी हुई है। हम आपको ये कह सकते हैं कि भारतीय बाजार को, जिसको 3 ट्रिलियन मार्केट कहा जाता है, अब सोच के देखो, 150 करोड़ लोग मिलके जितना बिजनेस करते हैं और हमारी जीडीपी जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर की क्रिएट होती है। तो आप सोच सकते हैं वहीं अकेली क्रिप्टो करेंसी का जो टर्नओवर है वो 4 ट्रिलियन डॉलर का है। इससे ज्यादा टर्नओवर अगर किसी मार्केट का है तो वो सिर्फ एक ही मार्केट है जिसको हम फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट बोलते हैं। क्योंकि फॉरेक्स इंटरनेशनल करेंसीज का जो लेन देन है, एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार है, उन सभी में यूज होता है। और उसके बावजूद भी उसका टर्नओवर जो है वो लगभग आज मात्र 9 ट्रिलियन डॉलर का है। और कहाँ वो 9 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट और कहाँ ये 4 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट, मैं तो ये देख पा रहा हूँ 2030-31 आते आते फॉरेक्स मार्केट के टर्नओवर से भी अगर कहीं ज्यादा कोई टर्नओवर होगा तो वो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट टर्नओवर होगा। और इस बात पे जब आपको
समझ आती है, उस समझ को अगर आप अच्छे से एक्सेप्ट कर लें तो आपको ये मालूम होना चाहिए इस बढ़ती इंडस्ट्री में आप अपने लिए क्या स्पेस बनाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं क्रिप्टो करेंसी की बिल्कुल आसान सी भाषा क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल आभासी मुद्रा है जो एक सुरक्षित एनक्रिप्टेड नेटवर्क पर काम करती है। ये बिल्कुल जो हमारी पारंपरिक मुद्राएं होती हैं, करेंसीज होती है, उनसे अलग है, क्योंकि इसका कोई भी भौतिक रूप नहीं होता और ये किसी हमारे केंद्रीय सेंट्रिक जो बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक्स, उनके द्वारा नहीं चलाई जाती। क्रिप्टो करेंसी वही होती है, ध्यान रखना, जिसका डिजिटल लेजर ब्लॉकचेन पर दर्ज होता हो। बिना ब्लॉकचेन के अगर कोई बोलता है ये क्रिप्टो करेंसी या भविष्य में इसकी ब्लॉकचेन आएगी, तो वो बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी में काउंट नहीं होती। दोस्तों, एक चीज यहाँ पे बहुत काम की है आपके, जिसको आपने समझना है क्रिप्टो से क्रिप्टो ट्रेडिंग पे आते आते, कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो आज दुनिया में बहुत प्रचलित हो गई है। 4+ ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर ये दिखाता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में लोगों का उत्साह बहुत है। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या बेनिफिशियल है सबके लिए? इक्विटी टोकन के रूप में क्रिप्टो को खरीद लेना, उसकी टेक्नोलॉजी की जानकारी लेके उसके फायदे आपको क्या होंगे ये जानकर, वो एक महान कार्य है। मैं तो कहता हूं सबको करना चाहिए। इक्विटी टोकन के रूप में आप क्रिप्टो खरीदते हो, कॉइन के रूप में आप क्रिप्टो खरीदते हो, वो कभी आपके लिए हानिकारक नहीं हो सकता, लेकिन फिर से मेरी बात का ध्यान रखना, उसकी टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी लेकर। टोकन के रूप में आपको एक क्रिप्टो खरीदते हो तो आपको पहला ही ध्यान ये देना होगा, लोगों को ये नॉलेज हमें देना होगा कि टोकन के रूप में कोई भी टोकन तभी विकसित होगा, तभी कामयाब होगा, तब उसका सही यूटिलाइजेशन मार्केट में अवेलेबल होगा, और ऐसा यूटिलाइजेशन, जो यूटिलाइजेशन अनंत समय तक रहे, तो ही उस टोकन की कीमत जो है वो अनंत समय तक आगे बढ़ती जाएगी और लोगों के उसके फायदे, उसकी जरूरतें मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई क्रिप्टो है और उस पे आप उस क्रिप्टो को, अब देखना यहाँ बहुत से लोग हैं, मैं मानता हूं कोई टोकन ऐसा आ जाए जिसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई की जाती हो, लेकिन हमारे बहुत से साथी तो 12th पास करके जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, अब उनकी वो 12th क्लास तक का जो स्कूल है वो किस काम का? फिर हम देखेंगे हमारे बच्चे, अब बहुत से लोग कहेंगे मैं तो सिंगल हूं, मैं खरीद के क्या करूंगा, मेरे तो बच्चे ही नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे मेरे बच्चे तो 12वीं पास पहले ही कर चुके हैं। लेकिन दूरदृष्टि क्या कहती है? क्या सभी के बच्चे 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं? दूरदृष्टि कहती है कि ये टोकन अगर लिमिटेड है और सभी के बच्चों ने 12वीं कक्षा को पास करना है, तो क्यों ना कुछ टोकन लेके रख लीजिए, क्योंकि जब भविष्य में ये टोकन लिमिटेड और उस 12वीं क्लास तक की शिक्षा को पाने के लिए बच्चे आएंगे, तो उनको टोकन्स की आवश्यकता पड़ेगी, कंपल्सन पड़ेगी, तो हम अपने टोकन को सेल कर देंगे, और देख जैसे जैसे आगे जनरेशन आती जाएगी, टोकन यूज होते जाएंगे, टोकनों की संख्या कम होती जाएगी, तो ये बिल्कुल सहमति लायक चीज है कि टोकन्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। किसी भी वस्तु विशेष से, सर्विस विशेष से अगर आप उस टोकन को जोड़ दो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आओ हम अपनी क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, ब्लोकिस्ता कॉइन की। आज ब्लोकिस्ता कॉइन के यूटिलाइजेशंस, आज ब्लोकिस्ता कॉइन की टेक्नोलॉजीज दोनों आपके बीच में है। आप यूटिलाइजेशन के लिए, आप वैल्यू एप्रिसिएशन के लिए ब्लोकिस्ता टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए अपने प्लेटफॉर्म को दुनिया के बीच में लेके जा रही है। इन दोनों पे ध्यान देते हुए जितने ब्लोकिस्ता कौन चाहे खरीद सकते हैं, टेक्नोलॉजी को समझ के सीख सकते हैं, हमारे यूटिलाइजेशंस को देख के खरीद सकते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, जब क्वांटिटी लिमिटेड होती है तो उस लिमिटेड क्वांटिटी के भविष्य को देखते हुए लोग उस पर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, और ट्रेडिंग करने से क्या होता है, लोग कॉइन खरीदते हैं, सवेरे शाम को बेच देते हैं, खरीदते हैं दोपहर में, शाम को बेच देते हैं, 15 मिनट पहले खरीदे, 15 मिनट के बाद के जो वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी है मार्केट में, उस पे सेल कर देते हैं। ऐसी बाई सेल करना, इस बाई सेल करने को कुछ मार्जिन के लिए, कि मैंने 10 पैसे भी बचाए, अगर मैंने 10 पैसे भी बचाए और मैंने 10,000 कॉइन खरीदे हैं, तो 1,000 रुपए का फायदा होगा, इस सोच के साथ वो सवेरे क्रिप्टो खरीदते हैं और दोपहर में बेच देते हैं। दोस्तों, इसी ट्रेडिंग को समय पे खरीदना और समय पे बेचना,
इस वोलेटाइल मार्केट में लिए गए इस रिस्क को हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग जहां करवाई जाती है उसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज कहते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग जहां लोग अपनी केवाईसी करके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी मनचाही रेंज की ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसे हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज कहते हैं। और कल का हमारा दिन डेडिकेटेड रहने वाला है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में हम जानेंगे और उसी के साथ ब्लोकिस्ता की सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज के सेशन में आप सभी के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत से साथी जो हैं हमारे, वो सेशन में लगभग 7:15 के बाद आए। मतलब बहुत से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे 10-15 साथी हैं जो 7:15 या 20 मिनट के बाद आए हैं, लास्ट के 10 मिनट में। आपसे विशेष मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप 7 बजकर ठीक 00 पर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम बिल्कुल भी इंतजार किए बगैर 7 बजे सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ये बेमिसाल लर्निंग, ये बेमिसाल जानकारी आपके साथ साझा करके आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी साथियों को मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। और इसी बीच में मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए कोई एक साथी हैंड रेज करे जो कुछ बोलना चाहता हो। ऐसा साथी जो सिर्फ 2 मिनट लेके और अपनी थोड़ी सी जानकारी जो है मॉर्निंग में अपनी एनर्जी जो उसको प्राप्त हो रहे हैं वो मार्केट में साझा करना चाहता हूँ, वो सामने आए और हाथ उठाए। बहुत से साथियों ने हाथ उठाया है, उसमें एक गौरी शंकर शाह जी है। मैं चाहूंगा आप अनम्यूट करें और सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने शब्दों में अपने साथियों के साथ अपने विचार साझा करें। जी गौरी शंकर जी। थैंक यू सो मच सर। और सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि यह सेशन हम सभी जब अटेंड कर रहे हैं पिछले 4 दिन, आज चौथा दिन है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सीखते हुए और चीज़ों को जिस तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि मुझे वह दिन याद आ रहा है कि जब हम लोग किसी भी कंपनी के अंदर जब ज्वाइन करते हैं तो उसका जो ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसके दम पे मुझे आने वाले कल के लिए जो उस कंपनी के लिए काम करने होते हैं, उस तरीके का यह सेशन, यह पहली बार हमने क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर देखा है। और वह सेशन इतना जबरदस्त है सर कि इसका रिजल्ट जब 1 महीना हम लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े लेवल पे इसका रिजल्ट हम सभी को दिखने वाला है। और यही नॉलेज हम लोग अपने टीमों के अंदर डिलीवर करते हुए अपने टीम को एजुकेट करेंगे। और बहुत ही शानदार सेशन सर, इसके बारे में जितना भी बोले बहुत ही कम होगा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरह सेशन में बने रहिए और अपने साथियों को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा एजुकेशन का महत्व क्या है, एजुकेशन के साथ कामयाब होने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो वो कितना बड़े लेवल पे कामयाब हो सकते हैं, इन सभी खूबियों के बारे में उनको बताएं। आइए मिलके आगे बढ़ते हैं, आज के अपने दिन को और बेहतरीन बनाते हैं अपने कार्यों के माध्यम से। और प्रमोटर के रूप में जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई थी कि अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट विशेष बताने से कभी कामयाबी नहीं मिलती, अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट विशेष बताते हुए सामने वाले को क्या क्या फायदे मिलेंगे ये जरूर जानकारी आप दिया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी आते हैं इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी एक दूसरे को इस बात के लिए बहुत 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 बधाई दें। बहुत अच्छा, ये क्या मौसम होता है सवेरे का आपके साथ 7 बजे होना, 7 बजे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना। यह आपकी कामयाबी का या आपके आगे बढ़ने का, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रेरक सोर्स बनेगा। जो मॉर्निंग में आप आते हैं, इकट्ठे होते हैं और ज्ञान का सागर जो है उस सागर से कुछ पहलू कुछ मोती अपने लिए चुनते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल 7 AM पर।